जी हाँ, तो आखिरकार उस युद्ध के बादल घिरने शुरू हो गए जिसको तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ता हुआ कदम कहा जा सकता है। लेकिन हम भारतीयों के लिए खतरे की बात नहीं है, क्योंकि इस जंग में एक और कट्टरपंथी ताकत का समूल नाश होने वाला है, जो है ईरान के तानाशाह अयतुल्ला का दमनकारी शासन, जिसने बरसों से ईरान की आम जनता, खास तौर पे महिलाओं का गला घोंट रखा है। नमस्कार, उदय डेस्क में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। तो इजराइल और ईरान में झड़पों की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें शुरुआत यानी पहल ईरान ने की है और अब बारी है इजराइल की, जिसकी युद्ध कैबिनेट ने रविवार यानी 14 अप्रैल को ईरान पर हमले की अनुमति दे दी है। लेकिन ये हमला कितना भीषण होगा और कब किया जाएगा, इस बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, और ये स्वाभाविक भी है। इजराइल की वॉर कैबिनेट की बैठक के बाद इजरायली विदेश मंत्री काट्ज ने ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड कैमरन और फ्रांसीसी विदेश मंत्री स्टीफन सेजॉर्न से बात की और ईरान के खिलाफ समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उधर अमेरिका पहले से इजराइल के साथ है, यानी मध्य पूर्व पर तबाही भरे एक युद्ध के बादल फिर से मंडराने लगे हैं। इस युद्ध का आरंभ कोई आज से नहीं हुआ है, बल्कि इसकी भूमिका ईरान ने अपने अधर्मी रवैये से रखी है, जिसमें वो अपनी ही जनता का दमन कर रहा था, हिजाब न पहनने वाली महिलाओं पर जुल्म ढा रहा था। लेकिन युद्ध की परिस्थितियों की शुरुआत आज से कोई 2 हफ्ते पहले यानी 2 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क शहर से शुरू हुई, जहां ईरान के दूतावास में ईरान के 2 आर्मी जनरल आए हुए थे। उन दोनों जनरलों समेत 2 दर्जन से अधिक लोगों को कथित इजरायली मिसाइल ने मार गिराया। इसके बाद ईरान ने चीख चीख कर कहा कि हम इजराइल से बदला लेंगे, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो एक ग्रेट गेम का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि दमिश्क में हुआ ये हमला प्री कैलकुलेटेड था, यानी ईरान को भड़काने के लिए ही था। क्योंकि इजराइल में नेतन्याहू की सरकार गिरने ही वाली थी, उनको भी एक मुद्दा चाहिए था जनता का ध्यान भटकाने के लिए। वो जानते थे कि यदि दमिश्क में ईरानी दूतावास को आतंकवादियों पर हमले के नाम पर उड़ा दें तो ईरान भड़केगा ही, या फिर यूँ कहें कि उसको भड़कना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी यानी ईरान को भी मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की धुन सवार है। ऐसे में ईरान खुद पर हुआ हमला बर्दाश्त कैसे कर सकता था। लेकिन नेतन्याहू की ये बारीक रणनीति का अंदाज़ा मोटी बुद्धि के ईरानियों को कहाँ लग सकता था। जंग का उसूल है कि बोलो मत, करके दिखाओ। लेकिन ईरानी पिछले 2 हफ्ते से पूरी दुनिया को संदेश दे रहे थे, धमका रहे थे कि इजराइल को बर्बाद कर देंगे, ये मिसाइल छोड़ेंगे, वो ड्रोन चलाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये धमकियाँ सुनकर इजराइल की सरकार सो रही थी या कान में तेल डालकर पड़ी थी? बल्कि ये नहीं था, इजरायली भी पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट ही उन्होंने लिखी थी। ईरान तो बस जैसे इसमें अभिनय कर रहा था, और वही हुआ। इजराइल के कैलकुलेशन के मुताबिक जैसे ही ईरानी ड्रोन और मिसाइल आए, इजराइल और अमेरिका ने जॉर्डन के अपने बेस के साथ एक साथ मिलकर ईरान के सभी 300 हमलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। इस बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार यानी 14 अप्रैल को ही जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के अपने समकक्षों के साथ अलग अलग कॉल में इजराइल पर ईरान के हमले की चर्चा की। सभी देशों के साथ बातचीत के दौरान ब्लिंकन ने दोहराया कि अमेरिका तनाव नहीं बढ़ाना चाहता और इजराइल की रक्षा का समर्थन करना जारी रखेगा। यानी कि संदेश साफ है कि अमेरिका ने कहा, एक तरीके से ये संदेश दिया है मिडिल ईस्ट को कि हम ईरान को बर्बाद करने वाले हैं, आप लोग पीछे मत आइएगा। लेकिन मोटी बुद्धि वाले ईरानियों को समझ में अब भी नहीं आ रहा है, बल्कि वो तो जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने इजराइल पर हमला करके दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। उनके हुक्मरानों के हाव भाव से यही लग रहा है कि वो तो सुरक्षित हैं, क्योंकि वैश्विक शक्तियां इस युद्ध को लंबा खींचने नहीं देंगी, क्योंकि धरती के इसी हिस्से पर लाल सागर है, जो कि संसार में औद्योगिक आवागमन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इजराइल पर पहले हमला कर देने से ईरान की धाक विश्व की सारी मुस्लिम आबादी में जम गई है, और वो सऊदी अरब की जगह मुस्लिम ममालिक का नया खलीफा बस बनने ही वाला है। लेकिन इन मजहबी कट्टरपंथियों की सोच बेहद सीमित होती है, उनकी बुद्धि अगले स्तर से आगे सोच ही नहीं पाती, जबकि इजरायली 10 चाल आगे की सोच कर रखते हैं। ये काफ़ी हद तक शतरंज के गेम की तरह है, जिसमें आप जितनी चाल आगे की सोच कर रखते हैं, आपकी जीत उतनी ही निश्चित होती है। आपको याद दिला दें कि ईरान के कितने ही परमाणु वैज्ञानिक मारे गए और वो आज तक परमाणु नहीं बना पाया। सबसे ज़्यादा ठोकर किसने किया? इजराइल ने। ईरान के कट्टरपंथी नेतृत्व को यूक्रेन दिखाई दे रहा है और वो रूस चीन को अपने पाले में गिन रहा है, लेकिन वो भूल गया है कि 1 फरवरी 1979 को जब से ईरान को ज़बरदस्ती इस्लामी गणराज्य बनाया गया था, तब से उन्होंने अपने ही देश की आम जनता पर इतने जुल्म किए हैं कि उनके पाप का घड़ा अब भर गया है, जिसका दंड ईरान के कठमुल्लाओं को मिलना ही मिलना है। ऊपर वाले ने इसके लिए शायद इजराइल और पश्चिमी देशों को चुना है,
जल्द ही आप देखेंगे कि ईरान की हालत भी इराक, सीरिया, लेबनान, अफगानिस्तान, गाजा पट्टी जैसे खंडहरों से भरे इलाके की होने वाली है, जहां कुछ भी नहीं बचेगा। ईरान को अपने जिन मिसाइलों का घमंड है, उनकी पोल इसराइल पर हुए पहले हमले में ही खुल चुकी है। वो इसराइल और अमेरिका के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने माचिस की तीलियों से ज़्यादा औकात नहीं रखते। ईरान के कठमुल्लाओं को समझ में नहीं आ रहा है कि इसराइल पर सीधा हमला करके उन्होंने इसराइल को आधिकारिक तौर पर खुले युद्ध की चुनौती दे दी है, जैसे कि हमास ने दिया था। अब इसराइलियों के पास ईरान को पूरी तरह तबाह कर देने का नैतिक अवसर मौजूद है। पश्चिमी देश उसके साथ हैं। ये युद्ध जितना लंबा खींचेगा, नेतन्याहू की दबगाती हुई कुर्सी बची रहेगी। यहाँ अमेरिका तन मन धन से उसके साथ है, क्योंकि उसको संदेह है कि ईरान फिर से परमाणु बम बनाने के करीब पहुँच गया है, जिससे दुनिया को नुकसान पहुँच सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मिडिल ईस्ट की जारी इस जंग से हम भारतीयों पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो आपको बता दें कि भारत ने भी अपना खेल शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरे घटनाक्रम पर चिंता जाहिर की है। जयशंकर ने ट्वीट पर लिखा कि इजराइल के विदेश मंत्री कार्ड से बात हुई है, मैंने कल के घटनाक्रम पर चिंता जाहिर की है, व्यापक क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा हुई है और संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त हुई की। इस संदेश का मतलब समझे आप? जयशंकर के ट्वीट का मतलब साफ है कि भारत खुलकर किसी के पक्ष में नहीं आ रहा है, ना तो ईरान के न ही इसराइल के, लेकिन उसकी सहानुभूति इसराइल के साथ बनी रहेगी। और इसकी वजह ये है कि भारत और इसराइल के बीच रक्षा सहयोग बहुत ज़्यादा है। दोनों ही देश एक दूसरे को हथियार और तकनीक बेचते हैं। इसराइल से भारत हमेशा से हथियार मंगाता रहा है और पिछले कुछ दिनों में भारत ने भी इसराइल को हथियार बेचना शुरू किया है। अगर ईरान इसराइल के बीच युद्ध शुरू होता है तो इसराइल के लिए भारत की मिलिट्री सप्लाई और सिविल सप्लाई बढ़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने भले ही बार बार शांति का संदेश दिया था, लेकिन आक्रामक रूस के साथ अपने रिश्तों को ना सिर्फ बरकरार रखा था, बल्कि यूरोप के देशों में उसका तेल बिकवाकर रूस को आर्थिक मदद भी पहुंचाई थी। तो ईरान इसराइल युद्ध को लेकर चिंता ना करिए। भारतीय नेतृत्व भावुक होकर फैसले वाला नहीं है। उसके फैसले पूरी तरह ज़मीनी हकीकत पर आधारित होंगे और हमारी नीति नियंत्रण बिल्कुल वही करेंगे जो भारत और भारतीयों के हित में होगा। जय हिंद, जय भारत।